थैंक यू। अच्छा बात ना करिए प्लीज। अच्छा आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को कॉमन टॉपिक हो, टॉपिक कॉमन मतलब कि जो टॉपिक नीचे वाले बैच का, बीच में मत बोलिएगा, जो टॉपिक हम पूछेंगे आपसे, जो टॉपिक ऊपर वाले बैच का, डिजिटल बोर्ड है, दिखने में कोई दिक्कत होता नहीं है, हमको दुगना एनर्जी लगाना पड़ रहा है। बात सुनो, पहले बीच में बोलने मना किए हैं, माइक नहीं आ रहा आवाज। हाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई कि कॉमन टॉपिक हो, 4, 5, 6 टॉपिक कॉमन, और टाइम कम है। अतुल प्रसाद के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो परीक्षा ले ही लेगा। जैसे कुछ लोग हल्ला के ले कि इतना भंगामा हो गया जी, परीक्षा आगे जाएगा। सरकार और जिद पे आ गई है, सरकार और आयोग दोनों मिल गए हैं, विद्यार्थियों का दुश्मन हो गई है। तो चाहेंगे जल्दी से परीक्षा लेके सो के हटा दें, तो 24 को परीक्षा हो जाएगा। तो अगर कॉमन टॉपिक दोनों में जो टॉपिक नहीं हुआ, न्यू टॉपिक कॉमन टॉपिक यदि हम जोड़ करके 4 घंटा पढ़ाए तो हमारा एनर्जी क्या होगा, दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। गुरुजी का गला भी बैठा है, आपके पास टाइमो कम है। अगर हम अच्छे से एडजस्ट करवा के बैठा दें और उसके बाद एक नया टॉपिक 4 घंटे की क्लास ले, हम 1.5 घंटे के ब्रेक लेकर के, तो हम लोग आराम से एक बड़ा लंबा सेक्शन खींच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम पढ़ाते रह गए, रिवीजन अब नहीं कर पाए, खाली पढ़ते रह गए, तो कोई लाभ तो नहीं है। मान लो अंतिम दिन तक 24 तारीख को पेपर है, हम 23 तारीख तक खत्म किए सिलेबस, तो पता चला कि सर रिवीजन कब करें। तो हम चाहते हैं कि नीचे का बैच भी कम बच्चा है, आप भी लगभग कम हो चुके हैं, दोनों को मर्ज करके हम अगर कुछ कॉमन टॉपिक पढ़ा दें तो कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होना चाहिए। गुरु जी के भले के लिए बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तो नीचे वाला बच्चा हल्ला करता है खाली कि हम लोग कहाँ बैठ गए, कहाँ बैठ गए। 1 बजे ही रखेंगे, जिसको भगवान कृपा से जहाँ सीट मिल जाए वहाँ बैठेगा। तो 1 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी 4 घंटे की क्लास हम 5:30 बजे तक हम करेंगे। कल हो सकता है कि मर्जिंग बैच चलाएं 2 दिन, मैराथन मत कहिए, मर्ज बैच ज्योग्राफी का कराएंगे। अरे हाँ जी, श्याम बहादुर जी, आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गए, वैसे मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये राजेश खन्ना का डायलॉग है। राजेश खन्ना जी ने कहा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं कभी देर नहीं करता, पर आज देर हो गया इसलिए क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया। सवेरे वाली क्लास को हम 20 मिनट पहले छोड़ना पड़ा। अब वो बोला कि पहले तो बताया कि मेरा बेटा का अंगुली कटा है, लगा सुनाई हमको उल्टा दे दिया। हम उसका बेटा का अंगुली कटा, फिर बाद में पता चला उसी का कटा हुआ है। तो एक अंगुली कट गया मेरे भाई का, अलग हो गया है, तो उसको जुड़वाना है। तो वही पैरवी तरवी में लगल थे कि एम्स में कहीं जल्दी से हो जाए, एम्स में भीड़ न रहता है। हाँ, तो इसीलिए हम सोचे कि जल्दी हो जाए, तो इसी के लिए व्यवस्था में थे। तो कोई बात नहीं कि आप लोग कल का हम एक बैच कंबाइंड लेंगे, 2 बैच लगातार 2 दिन तक। और हमारा भूगोल की क्लास हम भागेंगे नहीं, कंबाइंड इसीलिए कर रहे हैं ना कि भागेंगे नहीं, कंबाइंड इसीलिए करें कि हमको आराम से पढ़ाना है, आपको समझा के पढ़ाना है। और हम जनरली आप देखे होंगे कि मैं जिस दिन डायरेक्ट आता हूँ उस दिन लेट होता है, नहीं रहता हूँ तो 1, सवा 1 तक हम आ जाते हैं। हम क्लास में ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा बतियाते हम हैं, लेकिन लेट नहीं करते हैं। क्लास में बात कर लेते हैं। नहीं, एक बच्चा कहा सुबह के बैच में एक बच्चा बोला भी कि सर बड़ी बतियाबे करते हैं, आप पढ़ाइए ना। नहीं, इसी में बोला था वो आलोक, कहाँ गया आलोक, बोला था अमित, नहीं आलोक, कि सर एक और सुबह में भी बोल दिया था। तो थोड़ा बतियाते हैं, थोड़ा मेरा पढ़ाने का भी कहिए कि स्टाइल है बतियाना। और मास्टर न बतियाए तो बच्चा सो जाएगा। हाँ, तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे विद्यार्थी? कॉपी भी ना है तुम्हारा हाँ, देख लिए। चलिए, हो गया था। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज एक चैप्टर लिखिए आप लोग, हो गया कंप्लीट हो। आज एक चैप्टर लिखिए, बात ना करिए। महेश, सुरेश, दिनेश जो पीछे बैठे बच्चे हैं, नाम तो जानता नहीं,
महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, ओ गणेश, सीधे गोली मार देंगे। हाँ, प्रकार बता देंगे जब इन्वायरमेंट के क्लास में आएंगे ना, तब कहीं प्रकार की जरूरत वैसे आपके नहीं है। आपकी क्लास में प्रकार की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आपकी जरूरत है तो पूरा भूगोल पढ़ा हुआ है विद्यार्थी, लेकिन हम इन्वायरमेंट वाले में बता देंगे, ठीक है। वैसे लेकिन जरूरत नहीं है आपकी। वैसे जहाँ तक लगता है मानसून क्या चल रहा है तुम लोग को? बैठा देंगे कुर्सियां पर। ठीक है, आप नहीं आए तो मानसून गायब कर दिए हैं। ऑनलाइन मना कर देंगे, किसी को मत दीजिए। ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन मत दीजिए एक्सेस। इमरजेंसी में बुखार अगर लगा तो बुखार नाप लीजिए, बुखार है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो रिपोर्ट लेके आओ। चलिए, हाँ भाई, बात प्लीज। अभी नहीं भाई, कभी बाद में अकेले बैठिए। एक बार कभी बैठिएगा अकेले, बाद में समझा देंगे। अब दोबारा मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं कि क्लास में समझाएं। जब ब्रेक में रहेंगे आप आइएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, ब्रेक में आइएगा, हम समझा देंगे, ठीक है। बहादुर जी, बीच में किसी बोला हूँ, किसी के मैटर में कोई दूसरा नहीं बोलेगा। अरे ऐसा दोस्ती कौन बात का। आइए भाई, बात चले जाएं। इतना भी बोल दिए ना तो हमारे लिए टेंशन है, सर दर्द है। चलिए आइए इधर प्लीज, नहीं तो कह देंगे आज ज्योग्राफी समाप्त, एंड ऑफ ज्योग्राफी। जाइए 1830 में, इधर देखो ना प्लीज, जो बतियाओगे दोनों को एक रस्सी में बांध देंगे। क्लास में बच्चा लौट आता है, बचपना लौट आता है ना, जो वहां बैठता है वो बच्चा बन जाता है। नहीं, चलिए 1830, 1930, 1960, 1975, 1987, 1999, उसके बाद 2000, 2011, 2023। आपको बता दें, अगर आप ध्यान से ना देखिएगा तो बहुत मिस कर जाइएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। 1830 में पूरे दुनिया की जनसंख्या हो पाया था 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। पूरे दुनिया की जनसंख्या, आज इंडिया अकेले 1 अरब है, लेकिन 1830 में पूरा दुनिया की जनसंख्या था 1 अरब। पूरे वर्ल्ड था कितना? 1 अरब था। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, धरती पे इंसान आया, तब से लेके 1830 तक कितना हुआ? 1 अरब। पूरे 5 लाख साल लग गए। 5 लाख साल पहले इंसान धरती पर आया था, तब कितना हुआ? 1 अरब। लेकिन 100 साल ही गुजरा था कि इसमें हम 1 अरब ऐड कर लिए। मतलब जो काम हम 5 लाख साल में किए थे, इस बार हम 100 साल में कर लिए। 5 लाख साल में जनसंख्या कितना हुआ? 1 अरब। इस बार कितने साल में 1 अरब बढ़ गया? मैंने टाइम का पूरा बचत किए। और आइए, अभी और बचत हो रहा है। 30 साल, मात्र 30 साल में ही हो गया 3 अरब। तो जो काम 5 लाख साल में हुआ था, वो काम अब 30 साल में हो गया। खुशियां मत मनाइए, अभी और खुश होने के मौके मिलेंगे। 4 बिलियन, 4 अरब हो गया। 4 बिलियन यानी 4 अरब,
1975 में कितना हो गया दुनिया की जनसंख्या? 4 अरब। और 11 जुलाई 1987 को 5 अरब। 5 अरब। इसी खुशी में हम लोग जश्न मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? क्यों बनाते हैं? 11 जुलाई 1987 को पूरे दुनिया की जनसंख्या कितना हो गया था? 5 अरब। इसीलिए 11 जुलाई को ही हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को 11 जुलाई 1987 को 5 अरब पूरे दुनिया की जनसंख्या कितना हो गया? 5 अरब हो गया पूरे दुनिया की जनसंख्या। 1999 में पूरे दुनिया हो गया 6 अरब, यानी 6 बिलियन, 6 बिलियन हो गया। और इंडिया अकेले हो गया 1 अरब। इंडिया अकेले हो गया कितना? 1 अरब। जब दुनिया 6 अरब, तो इसमें इंडिया का बड़ा एहसान था। इंडिया ना होता तो शायद हम 6 अरब नहीं हो पाते। इंडिया ने अपना जोर लगाकर 6 अरब पहुंचाया। तो 1 अरब, पूरा दुनिया 6 अरब, तो इंडिया अकेले 1 अरब। इसीलिए कहते थे दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। माने 6 अरब में 1 अरब इंडिया का था। तभी ना बोलते थे कि छठा आदमी लीजिएगा तो 6 आदमी लीजिएगा तो उसमें 1 आदमी आपको इंडिया का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब आइए 2011 में पूरे दुनिया की अच्छा बगल में इंडिया लिख देते हैं, बाकी सब दुनिया का है रिपोर्ट, बाकी सब वर्ल्ड का रिपोर्ट है, ये इंडिया का है। पूरे दुनिया हो गया 7 बिलियन यानी 7 अरब। और बता दें कि भारत की जनसंख्या 1 अरब हुआ किसके जन्म के बाद? आस्था नाम की लड़की के जन्म के बाद। आस्था जो है एक लड़की है, आस्था। भारत में 1 अरबवां बच्चा, भारत में 1 अरबवां बच्चा, 1 अरब जनसंख्या हो गया किसके जन्म के बाद? आस्था। लड़की इसलिए लिया गया क्योंकि लड़की के भारत में स्थिति बहुत खराब आज भी है। आज से 23 बरस पहले और लड़कियों की स्थिति खराब थी। लोग गर्भ में ही लड़की शिशु को मार देते थे। भाई अब तो बहुत कम हो गया, फिर भी दहेज प्रथा दानों की तरह है। लोग लड़कियों को जन्म के बाद समझते थे कि दहेज देना पड़ेगा, कहाँ से आएगा? बेटी जन्म लेने के बाद वो सुरक्षित नहीं थी। माँ के गर्भ में जब सुरक्षित नहीं है बेटियाँ, तो बाहर क्या सुरक्षित रहेंगी? अब तो बहुत सोच बदल गया। तो बाहर में लोग, बीमार है बेटा है तो सर में दर्द भी है तो उसे अस्पताल भेज रहे हैं, उसे भर्ती करा रहे हैं। अब बेटी है, पूछ भी रहा आदमी की रामदयाल तुमने अपनी बेटी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया भाई? तो रामदयाल तो हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। तो लड़की जात है तो बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। और लड़का में माथा दर्द हुआ तो वेदांता कहाँ भेज रहे हैं? तो भैया कहने का मतलब आज बेटियों की स्थिति अच्छी है, लेकिन वाजपेयी जी ने माना। ऐसा कोई थोड़े ना है कि कोई बच्चा गिना गया इसी के जन्म के बाद 1 अरबवां बच्चा हो गया। मान लिया गया कि आस्था के जन्म को, आस्था लड़की को चुना गया ताकि लड़की को लोग वैल्यू करें, और 1 अरबवां बच्चा माना गया आस्था को। इसका जन्म दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ था। दिल्ली में जो एम्स है ना, एम्स के जस्ट अपोजिट वाला जो अस्पताल है, रोड के इस तरफ एम्स और रोड के उस तरफ सफदरजंग। अच्छी बात है, एम्स में सबको दाखिला नहीं मिलता, तो इमरजेंसी में लोग अगर मान लीजिए दाखिला ना मिला तो जाके सफदरजंग में भर्ती करवा दीजिए। तो दिल्ली का एम्स तो भारत का सिरमौर है अस्पताल, सबसे टॉप लेवल का अस्पताल है वो। तो ये 2000 में सफदरजंग हॉस्पिटल में आस्था का जन्म हुआ, और आस्था भारत की क्या है? 1 अरबवां बच्चा। 2011 में पूरे दुनिया की जनसंख्या 7 अरब, और 2011 में इंडिया की जनसंख्या हो गया 1.21 अरब, यानी 1 अरब 21 करोड़। भाई पूरे दुनिया की जनसंख्या हो गया 7 अरब 2011 में, पर हमारे यहाँ 2011 में जनसंख्या हो गया 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। और 2023 में दुनिया की जनसंख्या हो गया 8.5 अरब, 8.5 अरब, और इंडिया हो गया 1.42 अरब। अब इंडिया नंबर 1 हो गया। 2011 में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब 2023 में जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया के पहले स्थान पर आ गया है। तो इंडिया, जब इंडिया जहाँ वहाँ इंडिया लिख दिया हूँ। 2011 में पूरा दुनिया 7 अरब, तो इंडिया
1.21 यानी 1 अरब 21 करोड़। पूरा दुनिया 8.5 अरब, तो इंडिया 1 अरब 42 करोड़। और इस समय दुनिया में सेकंड स्थान पर हम थे, अब दुनिया में हम फर्स्ट स्थान पे हैं। तो ये आंकड़ा आप नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए नोट इसको। हो गया? तो नोट करो, सबका हो गया जी? स्टार्ट करें तो जल्दी करो स्टार्ट। आज का गुरु मंत्र आज का यही है कि पढ़िए कम, रिवीजन ज्यादा कीजिए। जरूरत है सब पढ़ लेने की नहीं, अगर पढ़ पाए तो पढ़ लीजिए सब, लेकिन जरूरत इस बात है जितना पढ़े उतना याद रहे, उतना परीक्षा में हमारा हो जाए। पहले बात सुनो ना, मेरा खिचड़ी पकी, मैंने हम पूरा राय नहीं दिए, तुम गुरु सुनो। भाई मेरी एक बात सुनिए, आप कभी भी घर पे आप पढ़िए तो कभी भी ज्यादा होमवर्क मत लीजिए। जैसे आपकी ताकत है एक दिन में 20 पेज पढ़ने का, आपको लगता है कि हम 20 पेज पढ़ जाएंगे, अंदर से ऐसा जोश महसूस हो रहा है कि आज हम 20 पन्ना 30 पन्ना पढ़ जाएंगे। अगर आपका 30 पन्ना पढ़ने का जोश आ रहा है अंदर से, तो होमवर्क लीजिए आप 15 पेज का, सीधे आधा कर लीजिए, है ना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, है ना। आप अपने पाँव, ऐसा ना हो जाए फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, पता चला दिन में 30 पेज पढ़ने का टारगेट लिए और 10 पेज पढ़ाया, तो फिर क्या होता है, अंदर से असंतुष्टि का भाव आता है, यार छोड़ देते हैं पढ़ाई। गए थे गांधी मैदान के कम से कम 2 चक्कर लगाने, और गांधी मैदान के आधे चक्कर में बैठ गए, तो यार हमसे दौड़ नहीं हो पाएगा। अगर वो 2 चक्कर में आप 2 चक्कर मार देते तो अंदर से मोटिवेट रहते। इसीलिए हमेशा होमवर्क कम से कम लीजिए। जैसे मान लीजिए कांग्रेस सेशन आप याद कर रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन, तो 1885 से 1920 आज ले लीजिए होमवर्क, और उसको दिन भर में कम से कम 20 बार पढ़ जाइए। 1885 में कहाँ हुआ सेशन, कौन अध्यक्ष, कब हुआ, फिर उसके बाद कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन रहा, ऐसे अगर याद करना हो 20 साल के सेशन, तो 20 साल के सेशन को अगर पढ़ना हो तो एक बार में पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा। अरे एक बार अगर 1885 कौन अध्यक्ष, कहाँ हुआ, अगर इसको पढ़ना हो ऐसे 20 गो सेशन पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट या 10 मिनट, 1 घंटा में 10 बार पढ़ा जाएगा। और पूरे दिन भर में अगर 3 घंटा दे दी तो 30 बार पढ़ा जाएगा। और किसी चीज को 30 बार आप पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता है कोई सेशन ऐसा बच जाएगा जो आपको याद ना रहेगा। आज हो गया काम खत्म, फिर कल आ जाएंगे, 3 दिन 4 दिन में कांग्रेस इस तरीके से याद हो जाएगा कि कांग्रेस में कहीं से भी कोई सवाल पूछेगा तो आपको भूलिएगा मत। क्यों जी, ऐसा हुआ कि नहीं? गवर्नर जनरल बहुत पेचीदा है, बहुत ज्यादा गवर्नर है, कौन से गवर्नर के समय कौन सा काम हुआ तो एक तुरी आप लेके बैठते हैं, पूरा वारेन हेस्टिंग्स से लेके माउंटबेटन तक नहीं, वारेन हेस्टिंग्स से लेके लॉर्ड हेस्टिंग्स तक का ले लीजिए, एक पीरियड है 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1823 तक, 1823 तक रहा हो। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से लेके लॉर्ड हेस्टिंग्स आज खत्म करेंगे। कल क्या करेंगे, लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके बाद आता है गवर्नर कौन, लॉर्ड एमहर्स्ट, वहां डलहौजी तक कर लेंगे आज, फिर डलहौजी तक हो गया तो फिर लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड कर्जन तक कर लेंगे, फिर कर्जन से लेकर इरविन तक कर लेंगे, फिर इरविन से लेकर के माउंटबेटन तक कर लेंगे। 5 दिन लगेगा, लेकिन इतना बढ़िया से गवर्नर याद हो जाएगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब जहां से जहां तक गवर्नर लीजिए उसको कोशिश कीजिए कि दिन भर में कम से कम 25 बार 30 बार पढ़ जाएं। कैसे नहीं याद होगा, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम घबराने लगते हैं 2 बार में, अरे यार इतना इन्फॉर्मेशन है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, पिछल को भुला गए जो याद था। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना। गुरु जी का मंत्र यह है, गुरु जी का मंत्र है कि छोटा छोटा पैकेट में होमवर्क लीजिए, और संडे को आप बिल्कुल नया मत पढ़िए, कितना भी रहे। अच्छा मान लो तुम सारा सिलेबस पढ़ गए हाउ हाउ करके, अब कुछ याद नहीं हुआ, मान लो कुछ याद नहीं हुआ, तो आप एग्जाम में गए और सारा क्वेश्चन गलती होने लगा, तो पढ़ाई का क्या फायदा हुआ। आप कम पढ़िए ना, लेकिन उसको इतना बार पढ़िए कि जब आज पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग इस तरीके, आज गुरु जी के हैं, गुरु पूर्णिमा है, तो ये मंत्र दिए, अपना मंत्र। एक चीज और है कि इतिहास को कभी भी आप उसको इतिहास के फॉर्म में न पढ़ें, उसे आप कहानी के रूप में पढ़िए। किस गवर्नर ने क्या किया, इंटरेस्ट लीजिए उसके अंदर, है ना। पहला टैक्स डिपार्टमेंट किसने बनाया,
पहली बार सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लाया। तो ये सब याद रखिए कि भाई पहला गवर्नर बनेगा तो उसका ध्यान जाएगा खजाना पर, तो खजाना ट्रांसफर करेगा कहाँ, तो राजधानी में करके ले आएगा। तो उसके बाद जब खजाना आ गया तो गवर्नर बन गया, तो टैक्सों लेने की बात होगी तो पहला टैक्स डिपार्टमेंट यही बनाएगा। पहला पढ़ाई लिखाई की बात होगा तो हिंदू मुसलमान रहते इंडिया में, तो पहला मदरसा भी यही बनवाएगा और पहला संस्कृत कॉलेज भी यही बनवाएगा। ये सब करेगा, मदरसों बनवाएगा, तो ब्राह्मण लोग खुश नहीं रहेंगे। तो ब्राह्मण में एक रहेगा नंद कुमार नामक ब्राह्मण, बनारस के राजा चैत सिंह के नाम के साथ मिलकर उसको फांसी दिलवा दिया जाएगा। इसके समय में सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा। ऐसे कर कहानी टाइप का पढ़िए और उसको 15-20 बार पढ़ जाइए, याद हो जाएगा। तो छोटा पेज, जैसे अब मान लीजिए कि हमारी कॉपी अभी तक आप नहीं पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तो ये गलत बात थी, आपको पहला दिन से पढ़ना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, जो है उसको सींचा जाए। हम आज लेंगे उत्तर भारत के पर्वत को अच्छे से जितना पढ़ाए हैं सर, हमको आज कम से कम 20-25 बार उसको पढ़ जाना है। फिर कल दक्षिण भारत के पर्वत पढ़ जाएंगे, और जो लेटेस्ट में पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ लेके चलेंगे ताकि पीछे से भी होता रहे, ये भी मेंटेन होता रहे। समझ में आ रहा है बात ना? तो इस तरीके से आप करें, घबराएं नहीं। टीचर की कॉपी अमृत है। जितने भी टीचर यहाँ पढ़ाए हैं उनकी कॉपी को पहले आप याद कीजिए। अगर कॉपी याद हो जाए तब अन्य जगह पे घूमिए आप। कुछ नहीं, बीपीएससी कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप टीचर की कॉपी करिए अच्छे से, करेंट अफेयर अच्छे से करके रखिए, मैथ रीजनिंग का सवाल में गलती नहीं होना चाहिए, और प्रीवियस पेपर आप बनाइए। प्रीवियस पेपर जितना बना सकते हैं बनाइए। मैथ रीजनिंग में डेली आप कम से कम 15 को मैथ, कम से कम 15 मैथ और 15 रीजनिंग रोज बनाइए। हम बोले हैं क्योंकि जिसका मैथ रीजनिंग खत्म है और चाह रहे कि मैं जीएस के दम पर रिजल्ट निकाल लूँ, तो लाइए कॉपी में 95% से ऊपर संभावना है कि आप फेल करिएगा। लिख लीजिए, जिनका मैथ कमजोर, रीजनिंग कमजोर और कह रहे मैं जीएस के दम पर रिजल्ट निकालूंगा, तो लाइए कॉपी आपका लिख देते हैं। 95 से 97% गारंटी है कि आप पास नहीं हो रहे हैं। 2-3% भगवान आपको पास कराएंगे। मतलब हो सकता है कि अंदर गेहूं वाला क्वेश्चन सही हो गया तब है, न तो आप पास नहीं कर रहे। इसलिए जिनका मैथ रीजनिंग मजबूत है, मतलब 40 क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 30 बना, कम से कम 30, नहीं तो 35 से 40 के बीच बन गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए प्लीज आपसे मेरा आग्रह है कि कम से कम मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस आप करते रहिए। नहीं तो साम दाम दंड भेद वाला एक उपाय बताए थे आप ही लोग को, बताए थे ना कैसे। बताए कि दोबारा क्या बताएं। अरे भैया हम परीक्षा दिए हैं, हम परीक्षा में हम साम भेद दोनों लगा के पासों किए हैं। हम यूपीएससी में चोरी मेंस में कर लिए जी। कैसे किए हैं सर? आए लेकिन है आलोक जी, लेट क्या होगा? आज भी विरोध था। आज कहाँ था भाई? देखिए देखिए, अच्छा विरोध में करवाए, सही बोल रहे हैं। बाल मुड़वा लिए। ये आज सब लोग मिल के आलोक जी का रसगुल्ला खिलाई थोड़ा, और कौन मुड़वाया? अच्छा आप भी? अच्छा
अच्छा, हम तो 4 दिन पहले ही मुड़वा लिए थे। भाई मास्टरी में कहा डोमिसाइल लेती थी। एक मेरे बाबा थे, चचेरे उमर गए थे, तो 10वां था तो मुड़वाना पड़ा। मुड़वाना पड़ता है, धर्म का पालन करना पड़ेगा, समाज से अलग नहीं ना है। चलिए आगे आइए, अब आओ देखो, अरे मेरे भाई ये जो तरीका बताए हैं एकदम से निकम्मा, घटिया, गुजरा बच्चों के लिए। आओ इधर, भारत में अब ना बतियाएंगे, अब हम ना बात करेंगे भाई। हम आपसे बोले ना कि आपसे छुट्टी के बाद हम बैठ के बतियाएंगे। क्या बात है, बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। बिजली कट गई है ट्रांसफार्मर को बहुत, अरे ये वाला ट्रांसफार्मर बगल वाला उड़ गया है अभी। तू दूसरा जगह से कनेक्शन ही, दूसरा जगह से। कहाँ है थी? अच्छा, समय कम है, ऐसी करते रहे, एसी और पंखा। 1872 भाई, अगर हम निकाल तो लोग एकदम जानते। चलो, पहली बार भारत में जनगणना, हेडिंग डाल दीजिए। बाहर निकाल दें, निकाले बाहर, कोई बात नहीं करना क्लास में, दूसरा बात तीसरा बात कुछ नहीं करना। आप लोग हम बोल रहे शांति से बैठिए। 1872 में, अगर हमारा भूगोल आपको खराब लग रहा है तो मैं भूगोल का नया शिक्षक भेज दूं, लॉर्ड में हो, क्योंकि हमारे लिए तुमको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोल देना कि सर आप हट जाइए, इतने में हम हट के दूसरा मास्टर भेजवा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल जाएंगे दिल्ली, मिशन 50 चल जाएंगे दिल्ली। लॉर्ड मेयो, पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय, पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पर यह जनगणना था अनियमित। जनगणना कैसा था भैया? अनियमित, इरेगुलर। सेंसस कैसा था? अनियमित। पहला जनगणना, पहली बार इंडिया में जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1872 में। लेकिन ये अनियमित जनगणना था। लेकिन 1881 गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस समय पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। नियमित का मतलब कि अब हर 10 साल पर होगा। नियमित का मतलब कि अब हर 10 साल पर, नियमित मतलब अब हर नियमित समय, नियमित मतलब समझ रहे क्या बोल रहा हूं? मतलब हर 10 साल पर जनगणना अब होगा। तो पूछा जाए पहली बार जनगणना शुरू हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन जब पहली बार नियमित जनगणना शुरू हुई तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। 1881 के बाद कब होगा? 1891। उसके बाद होगा 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, फिर आगे आइएगा तो 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001,
और 2011 मोदी जी 2021 वाला करवाए नहीं जनगणना। उन्होंने कहा वैक्सीन जितना लोगों को लग गया वैक्सीन गिन लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कितना आदमी है भारत में। अब अनपढ़ आदमी को क्या पता है भैया कि जनगणना का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अनपढ़ की सरकार हो तो जानेगा ना कि वैक्सीन गिनवा, जनगणना में खाली आदमी गिना जाता है, पूछा जाता है कितने रोजगार में, कितने बेरोजगार, कितनी किसकी आर्थिक स्थिति कैसी, हेल्थ की स्थिति कैसा, पूरा पूछा जाता है। अब वो अनपढ़ आदमी कहा जाने कि जनगणना का क्या इंपॉर्टेंस है, वो वैक्सीन गिनवा लिया अपना आराम से, है ना। खुद कभी स्कूल गया नहीं। अब स्कूल जाता आदमी तब ना कि भैया कब स्कूल जाएं। अब कभी स्कूल गया नहीं तो उसको क्या पता कि सेंसस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा देश का जो मुखिया है वही डिग्री तो लंबी लंबी लिया है पर स्कूल कभी नहीं गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर से ही बड़ा आदमी है, दाढ़ी भी वैसी बढ़ा के रखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बिना स्कूल गए विद्वान हो गए थे, ये भी बिना स्कूल गए विद्वान हो गया, अभी कुछ ज्यादा विद्वान हो गया। नाम नहीं लेंगे भैया किसी का, हम नहीं जानते किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो 1881 में हुआ, 91 में हुआ, इतनी बार जनगणना हुआ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। आजादी से पहले कितना समझ में ना आया तो हमसे बतियाओ ना। हम यहाँ आते हैं पूरे 24 घंटा बिता के कि बच्चा हमसे बतियाएगा, और यहाँ आते तो पता चला बच्चा हमको इग्नोर कर रहा है, हमसे बतिया नहीं रहा, पड़ोसी से बतिया रहा है। अब पड़ोसी से ज्यादा हम जानते हैं, इससे हमको ज्यादा आता है। पूछो कोई सवाल बताएंगे हम। चलिए इधर आओ, ओ ग्रुप में नंबर है निकालिएगा 99 90 90 51 10, उसमें आप, लेकिन कॉल नहीं लगेगा उसके ऊपर। चलिए, उठाते नहीं, किसी का नहीं उठाते। 1881 1891, सुनो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनसंख्या, भाई बात ना करो प्लीज, जनसंख्या पिछले बार की तुलना में कम हो जाए। हर बार इंडिया के भाग्य में जनसंख्या ज्यादा मिला, इसके तुलना में यहाँ ज्यादा, यहाँ जितना हुआ उससे ज्यादा यहाँ। हर बार भारत की जनसंख्या पिछले बार के मुकाबले बढ़ा हुआ मिला। तो लेकिन एक बार ऐसा किस्मत में आया जब पिछले बार की तुलना में जनसंख्या कम हो गया था। 1911 में जितना था 21 में उससे कम हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के लिए लोग समझदार हो गए और फिर बेवकूफ हो गए। ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल के लिए समझदार, जनसंख्या कंट्रोल कर लो जी, अब बेवकूफ हो जाओ जी, ऐसा नहीं हुआ। इस समय वर्ल्ड वार हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए, महामारी आया उसमें कुछ लोग मारे गए, अकाल पड़ा तो भूख से कुछ लोग मर गए। तो इंडिया की जनसंख्या कम करने का यही उपाय है, या तो बड़ा युद्ध हो जाए, बड़ा महामारी हो जाए, या भारत के 52 महानगर में बड़ा भूकंप आ जाए 7.5 8 की तीव्रता से। पटना भी महानगरे में आता है, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब बड़ा भूकंप आएगा सारे महानगर में ना, तो एक बार में हमारा 50 करोड़ 60 करोड़ आदमी खत्म हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि हमारा फिर बोझ हल्का हो जाएगा धरती का। समझे बात? तो भैया कोई बात नहीं, उसमें हम भी जाएंगे, बस हम चाहते हैं कि आप लोग केवल रेस्क्यू में रहिए। आप लोग को भूकंप में कुछ ना हो, गुरुजी अंदर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी धरती के अंदर पाताल लोक में बाली से मिलाएं, बलि, राजा बलि। चलिए पढ़ाएंगे अंदर से ही, फिर हमारा भूत आएगा प्रेत, जे बतियाता उसको एक थप्पड़ मारेगा। चलिए, टीचर भूत बनेगा तो क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा वो भी। अच्छा, गुरु को जिंदा कर लें, गुरु जी जिंदा रहेंगे। सुनिए, रुको, पहले आजादी से पहले 7 और आजादी के बाद कितना, गिनती करो, 7। आजादी से पहले 7, आजादी के बाद 7, तो कैवी जनगणना 2011 में, बोलो, 7 दूनी 14, 14वीं जनगणना। कैवी जनगणना, 14वीं जनगणना। आजादी से पहले 7, आजादी के बाद 7। अगर आपसे पूछे कि आजादी के बाद 2011 की जनगणना कैवी जनगणना, 7वीं, दिमाग, आजादी के बाद कैवी जनगणना 7वीं, और टोटल पूछे तो 14वीं। अगर 1872 को भी मिला ले तो 15वीं, 1872 को मिला अगर पूछे तो 15वीं जनगणना, अगर पूछे 72 को छोड़कर तो 14वीं, और आजादी के बाद 7वीं, आजादी के बाद 7वीं। तो भैया आजादी से पहले 7, आजादी के बाद 7, तो टोटल कितनी जनगणना भैया, 14वीं जनगणना। टोटल कितनी जनगणना, 14वीं हो गया।
14th सेंसस टोटल हुआ है। अभी तक कितने सेंसस हुए हैं? 14th। आजादी के बाद 7वीं। लेकिन एक बार ऐसा किस्मत हुआ कि हमारी जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई पिछले बार की तुलना में। नहीं चूकते। 1921 में जनसंख्या कम हो गया 1921 में जनसंख्या। इसीलिए 1921 के साल को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। हो गया। थोड़ा सा रोगी जो रहता है ना, घबराया हुआ रहता है। कट गया किसी चीज से। चलिए, तो भैया 1921 के साल को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। 1921 के साल को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। 1921 को अलग से लिख लो। वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष काहे कहते हैं भाई? अंग्रेजी में ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। ईयर 1921 इज नोन एज ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ क्या बोलेंगे? ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा बताओ, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921 को क्यों कहते हैं? इसीलिए। अब लिखिए आगे भाई, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पिछले बार की तुलना में जनसंख्या कम हो गया था। इसीलिए 1921 के साल को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। अब लिखिए 1951। देखिए, साल 1951 को बात ना करिए, समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूं? साल 1951 को लिखो। साल 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। साल 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। साल 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। साल 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि 1951 में हम आज़ाद हो गए थे, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी ठीक हो गया था, जितने बच्चे जन्म लेते थे उतने मर जाते थे। अब बच्चों का मरना बंद हो गया, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसीलिए 1951 के साल को क्या बोलते हैं? लघु विभाजन वर्ष। क्लियर है? अब समझिए बात को। ये तो हुआ जनसंख्या कैसे कैसे प्रोसीड किया इंडिया में। कितना संख्या 2011 के अनुसार बता दिए।
1.21 करोड़ अरब, और 2023 में कितना हो गया 1.42, ये तो लिखवा ही दिया। अब लिखिए भारत में, आज 3 पॉइंट और पढ़ाएंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण, पहला पॉइंट भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण। दूसरा पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, और तीसरा पढ़ाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो सबसे पहले लिखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत में बस 2-3-4 कारण है मेन, उसको लिख लेना है। भारत में क्या है ऐसा जिससे यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। नंबर 1 पे लिखिए पहला कारण, शिक्षा और जागरूकता में कमी। पहला जो सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थी, यही है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता में कमी, शिक्षा और जागरूकता में कमी, शिक्षा और जागरूकता में कमी। पहला पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए विद्यार्थी जी। अच्छा, ये तो समझते हैं आप कि लोग शिक्षित होंगे, खासकर महिलाओं की शिक्षा, मतलब पुरुष पढ़ा लिखा हो उससे जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हों, लड़कियां पढ़ी लिखी हों, बेटियां पढ़ी लिखी हों, तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। जनसंख्या कंट्रोल करने में महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा सबसे बड़ा, एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है। चलिए भाई, अब लिखिए पहला शिक्षा और जागरूकता की कमी, शिक्षा और जागरूकता की कमी। दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। अच्छा, 2:30 बजे तक क्लास है।